जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आप सभी के समक्ष जो है स्वतंत्रता आंदोलन का भाग 5 लेके आया हूं। आज के सेशन में हम लोग आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने वाले हैं, और इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि CDM से लेकर के, और बाद में जो QIM जो आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, इसके बीच के जितनी सारी घटनाएं हुई है, ये 1930 ईस्वी से लेकर के 1942 ईस्वी तक के बीच की जो घटनाएं हैं, आज उस सभी का हम जो है क्रमवार अध्ययन करने वाले हैं। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, उसके कारण जो है, उसके कारण, उसके परिणाम, उसकी पृष्ठभूमि, उसका प्रसार, आंदोलन में भाग लेने वाली जो जन भागीदारी थी, उसके महत्व, इन सभी को देखते हुए इस आंदोलन के बाद जो भारत के समाज राष्ट्रीय आंदोलन में जो परिस्थितियां उत्पादित हुई थी, जैसे कि गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, तो ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद की घटनाएं हैं। और आज के सेशन में हम जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद की जो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, हम ये सभी को करते हुए जाएंगे सीधे फॉरवर्ड ब्लॉक तक। और आज जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हम आज शुरू नहीं करने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के हम भारत छोड़ो आंदोलन तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगले सेशन में भारत छोड़ो सेशन जो है कंप्लीट होगा। और अंतिम सेशन हमारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन वाला जो है उसका पोर्शन, उसमें आप देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक के बीच की जो घटनाएं हैं, हम 1940 से 42 तक के काल का जो काल है, हम उन चीज़ों को कल के सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग इतने टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब मिलान करें, या फिर जो है ऐसी घटनाओं का ABCD करके दे दिया जाएगा और आगे इस भी दे दिया जाएगा, इसके आगे की कब ये हुआ था, 1930 से 32 तक के बीच में हुआ था, तो मिलान करने के लिए दे दिया जा सकता है कि 3 गोलों में सम्मेलन आयोजित किए थे, ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, कराची अधिवेशन कब हुआ था, या इसमें कौन कौन से उद्देश्य पारित हुए थे, या फिर निम्नलिखित घटनाओं को ऑर्डर में सजाने के लिए भी आपसे बोला जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से 2-3 कथन दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा कथन इस आंदोलन के बारे में सही है, जैसे कि जन भागीदारी के बारे में या फिर उसके प्रसार के बारे में। तो इस तरह से आप यदि PYQ देखा होगा तो आपको बहुत सारी आइडियाज होंगी कि कैसे कैसे इस प्रश्न से, इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसी चीज की बात करेंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि स्वतंत्र जो है भारत छोड़ो, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सॉरी, ये CDM वाली जो बात है, असहयोग आंदोलन 1920 के बाद जो घटनाएं उत्पादित हुई थी, जैसे कि स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के बाद आपने देखा था इनकी उपलब्धियों और इनकी नाकामियों को देखा था। स्वराज पार्टी के साथ ही उस समय एक आप देखा था कि नो चेंजर्स भी थे, तो हमने नो चेंजर्स की जो बात थी उनके भी उपलब्धियां और उनकी नाकामी को देखा था, उसकी सफलता और असफलता। स्वराज पार्टी के बाद की जो घटनाएं थी, कल के सेशन में हम लोगों ने इस चीज के बारे में बातचीत किया था। आज का सेशन हम शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, देखते हैं इसके कारण क्या थे कि भारत में इतनी बड़ी आंदोलन हुई थी, उसके प्रसार कहाँ कहाँ तक थे। सविनय अवज्ञा का परिचय आप जब यदि मेंस दे रहे हैं, ये प्रीलिम्स में तो पूछा नहीं जाएगा कि सविनय अवज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन यदि आप मेंस देंगे तो वहां पर आपको काम आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स, एक अच्छी नोट्स बन जाए आपके लिए, इसलिए मैंने वो चीज़ भी इसमें डाल दी है जो आपकी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत ही है नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको फोकस तो नहीं करूँगा, लेकिन इसमें PPT में बना हुआ है, तो आप अपने PDF में उसे पढ़ के उसे समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्योंकि आप क्लास बार बार तो करेंगे नहीं ना, कि जैसे ही मेंस एग्जाम प्री क्वालिफाई कर जाए तो मेंस एग्जाम के लिए फिर से क्लास करें, इतना समय तो बचता नहीं है आपके पास। इसलिए मैंने एक अच्छी नोट्स कैसे बने, इसलिए मैंने इसमें सब कुछ दे दिया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिचय क्या होता है। सविनय अवज्ञा, सविनय तो आप ही देख रहे हैं, सविनय का मतलब होता है आदर सहित, और अवज्ञा, आदर सहित अवज्ञा करना। किस चीज़ का अवज्ञा करना, तो सरकार के जो कानून है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो आदेश हैं, इनका पालन नहीं करना, इनकी अवज्ञा करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और ये आंदोलन 1930 से 31 ईस्वी तक हुआ था। ये आंदोलन क्यों हुआ था उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इसकी पृष्ठभूमि तब तैयार हुई थी जब 1922 ईस्वी में आपने देखा था कि चौरा चौरी कांड के बाद ये जो असहयोग आंदोलन था उसे अचानक रूप से वापस ले लिया गया था। जब वो असहयोग आंदोलन, उससे पहले आपने देखा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। जब वो आंदोलन एकदम अपने चरम पर था, तब गांधी जी ने जो है अचानक रूप से उसे वापस ले लिया था। तो भारत के जो उस समय के युवा राष्ट्रवादी थे बहुत ही क्रोधित हो गए थे उनसे, और उसी समय वही वो दौर था जब भारत में क्रांतिकारी जो गुट है वो भी उदित हो चुका था।
तो इन्हीं पृष्ठभूमि के बाद जो है आपने देखा था कि भारत में फिर से एक आंदोलन शुरू करने की मांग की जाने लगी थी, लेकिन आंदोलन तो शुरू नहीं हुआ। लेकिन स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन स्वराज पार्टी ने जो काम किया उससे आपने देखा था कि उनकी बहुत सारी कल असफलताएं गिनाया था हमने, तो उनसे जो भारत के राष्ट्रवादी युवा थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनके कामों से प्रसन्न नहीं था। वो कुछ अलग चाहता था, वो कुछ ऐसा चाहता था जिससे उसे तुरंत आज़ादी मिले। तो इस प्रकार की, इसीलिए जो है इस प्रकार की आंदोलन की तैयारी की जाने लगी थी। तो इसकी पृष्ठभूमि आप 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद देखते हैं, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये वहीं से शुरू हो जाता है। ये आप देखते हैं कि स्वराज पार्टी जो स्थापित हुई थी, ये इसका उद्देश्य था कि पार्टी जो है विधान परिषद के भीतर जा करके उसका विरोध करना। लेकिन हुआ उल्टा। स्वराज पार्टी ने चुनाव जीत करके उसके जितने सारे नेता थे, सभी तो नहीं कहा जा सकता लेकिन अधिकतर नेता ऐसे ही थे, वो अंदर जा करके है अपनी राजनीति अपनी सीट संभालने लगा था। उनको ये भी डर था कि यदि हम सरकार का विरोध करेंगे तो हो सकता है हमें बेदखल कर दिया जाएगा सीट से। तो अपनी आर्थिक जो है राजनीतिक लाभ लेने लगे लोग वहां पर जाकर के। तो इनका मकसद तो बेकार हो गया। जो गुट जो है ये रचनात्मक कार्यों पर जोर देने वाले थे, जो नेचर्स कहलाता था, तो ये भी बहुत कुछ नहीं रहा था। ये भी बहुत कुछ उपलब्धि, खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया था। इसलिए उस समय की जो जनता थी, उस समय की जो क्रांतिकारी थी, इन लोगों से, दोनों के दोनों से नाराज हो गई थी। दूसरा बात, हिंदू मुस्लिम एकता आपने देखा था कि 1915 ईस्वी में जो शुरू हुई थी, उसका अंत 1922 के जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था वहीं तक था। उसके बाद फिर से ये सांप्रदायिक हिंसा जो है, फिर से देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, और उसके बाद से ये जो ज्वाला इतनी ज्यादा तेज से फैली कि 1947 में भारत का विभाजन लेके ही शांत हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता के जन्म फिर से हो गया था भारत में। बंगाल और उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी जो है संगठन का हो जाता है, उदय हो जाता है। इस समय किसान आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। इसमें जो बारदौली में आपने देखा था 1928 में जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, ये भी इसी समय की बात है। और इसी समय आपने देखा था कि मपला विद्रोह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी, असहयोग आंदोलन के बाद ही केरल सब में। तो ये सभी किसान आंदोलन भी चलाए जा रहे थे इस समय। और भारत में क्रांतिकारी संगठन जो देख रहे हैं आप, 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, और 1928 में यही जाकर HSRA में परिवर्तित हो जाता है। ये वही काल है जब आप देख रहे हैं कि 30 मार्च 1931 ईस्वी को उसको फांसी दे दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस और उसके जो, सॉरी, भगत सिंह और उसके जो दो सहयोगी होते हैं, उसको उसको फांसी दे दी जाती है। तो इस काल में जो है आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधि भी बहुत तेजी से जा रही है और किसान आंदोलन भी अपने चरम पर है। एक और बात हुई थी इस समय, आपने देखा था कि 1918 में, 14 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका प्रभाव वो बाद में देखने को मिला था। ये था 1929 का समय। इस समय विश्व में एक मंदी छा गई थी, और ये एक ऐसी भयानक मंदी थी कि पूरे वर्ल्ड में जाके छा गई थी। आप जब इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़े होंगे तो इस मंदी की चर्चा हुई होगी वहां पर। ये ऐतिहासिक मंदी है। ये इतिहास में दो तीन ऐसी मंदी हैं, जैसे कि 2008 की मंदी, ये 1929 की मंदी, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से एक छोटी मोटी मंदी आती है। तो इस तरह की जो मंदी है ये पूरे विश्व को प्रभावित किया था। ठीक है। और इसमें मंदी के कारण जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे श्रमिकों की छटनी हुई थी रोजगार से। इन लोगों ने भी आंदोलन किया था। 1928 के बाद से साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के कई बढ़ने संकेत मिल गए थे। जैसे कि आपने देखा था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाने लगा था। उसके विरोध में बहुत सारे हड़ताल आयोजित की गई थी, बहुत सारे पूरे देश में। और इस हड़ताल में भाग लेने वाले थे लोग श्रमिक, व्यापारी संघ के अधिकारी, पूंजीपति लोग। ठीक है। तो अब तो ये तय हो गया था कि जनता कुछ और डिमांड कर रही है, वो किसी प्रकार की जो है चेंजर्स और नो चेंजर्स के रास्ते पर जाने वाली नहीं है। बशर्ते कि उन्हें क्या चाहिए, कुछ एक अलग जो तर्क भड़क वाली जो राजनीति हो, राजनीति की मुख्य धारा, एक बड़ा भयंकर सा आंदोलन शुरू किया जाए। तो यही वो चाह रहे थे, और फिर ये इसी की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। इसी बीच में जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1928 ईस्वी में। इसमें मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया था। इसमें नेहरू रिपोर्ट की पुष्टि की गई थी और डोमिनियन स्टेटस की जो मांग की गई थी इसमें। इस अधिवेशन, इस रिपोर्ट को जो है 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस की देने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी। ये कलकत्ता अधिवेशन में जो है नेहरू रिपोर्ट की पुष्टि करने के बाद डोमिनियन स्टेटस की तो मांग की ही गई थी, लेकिन सरकार को ये कहा गया था कि आप 1 साल के भीतर, यानी कि 31 दिसंबर 1929 तक यदि आप ये दे देते हैं, डोमिनियन स्टेटस भारत को दे देते हैं, तो फिर जो है हम आप लोगों को
कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। लेकिन यदि ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाता है, यानी कि स्वशासन का दर्जा नहीं दिया जाता है भारत को, तो एक बड़ा भयंकर आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो कि जनता मांग कर रही थी। अब कांग्रेस के नेता ने उसे भी अपने सिर पे लिया था और कहा था कि हम ऐसा आंदोलन करने वाले हैं। इसके लिए उसे कुछ दिनों का टाइम दिया गया था। तो अभी देख ही रहे हैं क्या टाइम दिया गया था उसे, 1 साल का टाइम दिया गया था 1929 ईस्वी पर। इस बीच सरकार तो कोई स्वशासन का तो नहीं दिया, घोषणा नहीं किया, न आज़ादी दे दी स्वशासन। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि इस समय इरविन घोषणा हुआ था अक्टूबर 1929 में। वो जो 1 साल का टाइम दिया गया था दिसंबर तक, उससे पहले ही इरविन जो था उस समय के वायसराय इरविन ने घोषणा किया था। इसने भारत के जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे इनको शांत करने के लिए, और इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस दिलाने के लिए इसकी घोषणा की थी। सैमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जो है एक गोलमेज सम्मेलन का वादा किया गया था। इसमें ये जो घोषणा की गई थी, इस घोषणा में डोमिनियन स्टेटस की बात तो की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन ये कब दिया जाएगा इस समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये कांग्रेस के साथ साथ आप देख रहे हैं कि उस समय की जो युवा क्रांतिकारी थे बहुत नाराज हो गए, और इतने नाराज हो गए कि अगला अधिवेशन कांग्रेस का, आप देख रहे हो कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन लाहौर में बुलाया जाता है, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि अब आज़ादी चाहिए। अब तक वो स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन अब पहली बार जो है आप देख रहे हैं जब उसकी अब ये स्वशासन और डोमिनियन स्टेटस की बात जब नहीं माना उसने सरकार ने, तो अब ये 1929 की जो लाहौर अधिवेशन है उस अधिवेशन में कहता है कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक दिल्ली घोषणा पत्र हुआ था नवंबर 1929 में। दोस्तों ये छोटी छोटी घटनाएं आप जरूर याद रखिएगा, इसी को ऑर्डर के रूप में आपको सजाने के लिए आपसे कहा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन के बाद क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। तो इन चीज़ों को आप ये जरूर याद रखिएगा। ये सभी राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलन था जो 2 नवंबर 1929 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था, और इस सम्मेलन में जो बात निकली थी उसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से प्रकाशित किया गया था, जिसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग रखने लेने के लिए जो है कई सारी मांगे रखी गई थी। इस दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये दिल्ली घोषणा पत्र कब आया था और किसने दिया था। तो ये भारत के राष्ट्रवादियों नेताओं की ही घोषणा पत्र है। इसने शर्त रखी थी कि हम गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है उसमें तभी भाग लेंगे जब हमारी जो ये मांगे हैं यदि ये तुम पूरी कर देते हो तो। ठीक है, पहली बात तो डोमिनियन स्टेटस के मूल सिद्धांत को तत्काल अपनाना, जो कि इससे पहले आप देखा था कि इरवी घोषणा पत्र में डोमिनियन स्टेटस की बात तो मान तो ली गई थी, लेकिन वो कब लागू करने वाला है इस बात की घोषणा नहीं की गई थी। इसलिए इन लोगों ने दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से दोबारा एक घोषणा पत्र बनाया और कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस के जो सिद्धांत है उसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। और पहला मांग तो ये था, और दूसरा मांग इन लोगों ने ये रखा कि उस समय से 1920 ईस्वी के बाद से बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को बंदी बना लिया गया है, उनकी बहुत सारी संपत्ति हड़प ली गई है, तो इनको जो है माफ़ी कर दी जाए पूरे यूनिवर्सल टाइप से। पूरे देश में जितनी सारी जो है अपने तुमने गिरफ्तार किया है क्रांतिकारियों को उसको रिहाई करो। आपको याद होगा कि 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 आपको याद होगा, इस दिन भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो भी इस समय जेल में थे। लाहौर षड्यंत्र केस उन पर चलाया गया था और इनको फांसी दी गई थी। ये तो इन्हीं लोगों को सजा दिलाने के लिए, मतलब ये क्रांतिकारी सहित उस समय और भी जो थे, आपने देखा था कि जतिन दास सहित उसके जितने भी गुट थे HSRA के वो जेल में बंद थे। जतिन दास की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल में जेल में बंद करने के कारण। तो इनके बहुत क्रांतिकारी के बहुत सारे सहयोगी थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी जी ने अगला जो सम्मेलन होगा गांधी जी ने उसकी बातचीत नहीं की, उसके बचाने का प्रयास नहीं किया भगत सिंह को। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली घोषणा पत्र, इसमें 2 ही मांगे की गई थी, और सबसे बड़ी मांगे इसकी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की ही मांग की गई थी, लेकिन वो सरकार नहीं माने। इन दोनों को नहीं माने, दिल्ली घोषणा पत्र की बात को स्वीकार नहीं किया, तभी तो जाके सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और यदि ये मान लेते थोड़ी ना सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता, तो गांधी जी ने और उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन सभी ने इनको भगत सिंह को जो है फांसी से छुटकारा दिलाने की उपाय की थी। इनकी ये शर्तें रखी गई थी, लेकिन सरकार ने बातें नहीं मानी। ठीक है, बातें नहीं मानी तो लाहौर अधिवेशन बुलाया जाता है 1929 ईस्वी में, जब ये दिल्ली घोषणा पत्र नवंबर में आया था और ये लाहौर अधिवेशन दिसंबर के महीने में हुआ था। 31 दिसंबर को आपको याद है, इसी दिन जो है 31 दिसंबर 1929 को
हुआ था और इसी दिन रावी नदी पर जो है आपको देख तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन उसकी बाद की बात है, जब दिल्ली घोषणा पत्र में रखी गई मांगों को लॉर्ड इरविन जो था उस समय का वायसराय, इसने खारिज कर दिया, तब ये अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद जो है लाहौर जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष इसको इसलिए बनाया गया था ताकि क्योंकि पूरे देश में इन्होंने घूम घूम कर पूर्ण स्वतंत्रता की जो है मांग फैलाई थी, पूर्ण स्वराज की जो बात है अवधारणा उनकी बात फैलाई थी। तो इसीलिए कांग्रेस के नेता और राष्ट्रवादी नेताओं ने इनको कहा कि देखो भाई ये लोग तो हैं जो सरकार, इन लोगों ने हमें डोमिनियन स्टेटस तो दिया नहीं, अब जो है डोमिनियन स्टेटस चाहिए भी नहीं, अब हमें क्या करना है, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसके लिए तुम कांग्रेस के अध्यक्ष बनो और तुमने अब तक जो बातें सब जनता को फैलाई है अब उसे स्पष्ट रूप से उसे व्याख्या करो, इसलिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। लाहौर अधिवेशन जब हुआ था तो इसमें निम्नलिखित सारी बातों पर जो है निर्णय लिए गए थे। इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किए गए थे। कांग्रेस का लक्ष्य जो है अब ये पूर्ण स्वतंत्रता हो गई, अब कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब इन्हें न तो स्वराज चाहिए न ही डोमिनियन स्टेटस की चाहिए। इस दिन जो है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पर। ठीक है, फिर से कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन का जो है एक बार फिर से बहिष्कार किया, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इसने शर्तें रखी थी दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से कि यदि ऊपर के दोनों शर्तें मान लेते हो तभी हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन उसकी शर्तें तो मानी नहीं गई, तो इसलिए इसने गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में होने वाला एक सम्मेलन था जो भारतीयों को कुछ रियायतें दी जानी थी इसमें, और उस बाद के जो फ्यूचर के जो संवैधानिक डेवलपमेंट है उसके बारे में बातचीत की जानी थी इस पर, लेकिन इसमें किसी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की ओर से पहली सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो फिर से दूसरा सम्मेलन बुलाने से पहले कांग्रेस से बातचीत करने की गई थी और उसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ये हम इसके बाद की बात है, इसको हम पढ़ेंगे। अगला क्या हुआ था, क्या निर्णय लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को शपथ लेने का निर्णय लिया गया था कि ये निर्णय ये लिया गया था कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो इस बात की प्रस्ताव पारित किया गया था और शपथ भी ली गई थी। साथ ही ये भी घोषणा की गई थी कि जल्द ही गांधी के नेतृत्व में कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो अधिकार जो है किसे दिया गया था, गांधी को सौंप दिया गया था। यहाँ पर ये लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, तो इनकी अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में आप देख रहे हो कि अगला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला था इसकी जिम्मेदारी किस पर सौंप दी गई थी, गांधी पर सौंप दी गई थी। लेकिन गांधी जी फिर से जो है आंदोलन शुरू करने से पहले आप देख रहे हो कि जनवरी एक मांगे रख दी। एक मांगे क्या रख दी, मांगे ये रखी उसने, अपनी मांगे रखी और उसे 11 सूत्री मांगों के उसमें 11 मांगे थी उसकी, और वो कहा कि आंदोलन शुरू करने से पहले सरकार यदि ये हमारी मांगे पूरी कर देती है तो हम आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। तो इन्होंने 11 मांगे रखी थी। उन 11 मांगों को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक छोटी छोटी जो बातें हैं उन पर जरूर आज याद रखना है कि इनकी मांगों में देखिए क्या था। नमक पर जो सरकार का एक अधिकार है उसे समाप्त कर दिया जाए और नमक पर जो टैक्स वसूला जा रहा है उस पर भी खत्म कर दिया जाए। तो नमक पर सरकार के एक अधिकार का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि अब तक केवल सरकार ही नमक बना रही थी, अब तक केवल सरकार ही नमक बना रही थी। और दूसरा बात, ये नमक पर कर भी ली जा रही थी, तो इसको खत्म करने की मांग की थी। और दूसरा, इसमें फिर से जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी। जो भगत सिंह सहित जितने भी कैदी थे उन सभी को रिहा करने की बातचीत की गई थी। गांधी जी ने कहा, इसको अधिकृत तो कर दिया गया था लाहौर अधिवेशन में कि आप आंदोलन शुरू करो, लेकिन इसने आंदोलन शुरू करने से पहले फिर से एक शर्त रखी सरकार के समक्ष कि यदि ये मांगे मान लेती है तो हम किसी प्रकार की बड़े एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन यदि ये इग्नोर करता है तो फिर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। जब आंदोलन सरकार नहीं मानी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। और आंदोलन की शुरुआत कब होता है? गांधी जी और उनके 78 समर्थक, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित एक दांडी जगह है, यहाँ तक का जो है मार्च शुरू किया। और ये साबरमती, गांधी जो है अहमदाबाद के ये साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम है, यहाँ से इसने शुरू किया और पहुंचा कहाँ तक? दांडी मार्च, दांडी तक, दांडी तट है वहां पर अहमदाबाद का, तो यहाँ तक पहुंचा था। ये 5 अप्रैल 1930 को वहां पर पहुंचा और अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल को वहां पर नमक कानून तोड़ा। इस तरह जो आधिकारिक तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 6 अप्रैल
यहाँ पर नमक कानून तोड़ करके 6 अप्रैल 1930 को जो है आधिकारिक तौर पर जो है कहते हैं ऑफिशियली आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। अब देखिए, अब इसका आंदोलन का स्वरूप अथवा प्रसार कहिए कि कैसे ये देश में फैला था। गांधी जी ने शुरुआत तो कर दी 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन की। एक बार जब गांधी ने दांडी में देख रहे हो कि आंदोलन की शुरुआत कर दी तो पूरे देश में नमक कानूनों की अवहेलना की गई। जिस प्रकार गांधी ने यात्रा करके साबरमती से दांडी पहुंचा था, वैसे देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में जो है उसके वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वहाँ तक की यात्रा की, छोटी छोटी लंबी यात्रा की। कहीं कहीं पर तो नमक बनाना मुश्किल वो था, नामुमकिन था, क्योंकि आप यदि नमक तो केवल तटवर्ती इलाकों में बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो भीतरी देश के जो भीतरी भाग है वहाँ पर तो नमक नहीं बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ केवल प्रतीक के तौर पर जो है नमक बनाया गया था, ताकि देश के जो है उसका सभी ने अवज्ञा किया जा सके, सरकार के अवज्ञा का उल्लंघन किया जा सके, आज्ञा का उल्लंघन किया जा सके, इसलिए। ठीक है। दूसरा, इसी समय एक तो ये था कि गांधी जी ने तट जो ये था दांडी, ये तो तटवर्ती इलाका था, यहाँ तक नमक तो उसने मिल जाता था, नमक बनाया जा सकता था, इसलिए वहां पर नमक बना के कानून तोड़ा। देश के भीतरी भागों में ये नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा, इस समय मानसून की शुरुआत भी हो गई थी। आप देख रहे हो कि अप्रैल का समय था और कुछ दिनों बाद ही मानसून शुरू हो गई थी। तो मानसून में क्या हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी, तो फिर नमक वमक कैसे बनेगा। तो गांधी जी को नमक से हट करके भी, नमक तो मुद्दा था ही उसका, आपने देख रहा था कि पिछले बार में 2 ही मुद्दा ही था, नमक कर को हटाना, तो नमक तो था ही, लेकिन इसके अलावे और भी कुछ उसमें शामिल करने थे ताकि देश की जो जनता है वो इससे आंदोलन से जुड़े, क्योंकि देश के भीतरी भागों में नमक नहीं बनाया जा सकता था और आंदोलन उसको जुड़ने के लिए कुछ और चाहिए। तो गांधी जी ने इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला। उसने जो सामाजिक मुद्दे थे उस समय, उसको इस आंदोलन की मांगों में शामिल कर दिया, आंदोलन के जो है तरीके में जो है शामिल कर लिया। और शामिल जब कर लिया तो आप देखते हैं कि इसके माध्यम से इनकी स्वरूप का प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। अब कौन कौन सी मांग की जाने लगी। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान नहीं करना है और इस प्रकार से सरकार की अवज्ञा करनी है। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर नहीं देना है। जो रैयतवाड़ी क्षेत्र है वहां पर टैक्स का भुगतान नहीं करना है, और जो जमींदारी क्षेत्र है वहां पर चौकीदारी कर नहीं देना है। मध्य प्रांत जो है मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर वन कानून बनाए गए थे बहुत सारे, और वन कानून के तहत जंगल में रहने वाले जो आदिवासी थे उनको बहुत सारे अधिकारों से प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो इन कानूनों का उल्लंघन करना है। साथ ही शराब और विदेशी कपड़ों की जो दुकानें हैं उन पर धरना देना था, और सरकारी संस्थानों का त्यागपत्र देना था। जो भी सरकारी अधिकारी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो इन सभी को त्यागपत्र दे दे करके जो है सरकार का बहिष्कार करना है, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करना है, उनकी आज्ञाओं का बहिष्कार करना है, मुकदमेबाजी से परहेज करके अदालतों का बहिष्कार करना है। पुलिस और निचले स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामाजिक बहिष्कार के कारण कई इस्तीफे दे दिए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि जो भी पुलिस अधिकारी और निचले स्तर के अधिकारी थे, जब वो गांव में जाता था अपने गांव में वापस ड्यूटी के बाद, तो उसकी परिवार को सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस कारण उसे मजबूरी बस या फिर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देना पड़ा, मजबूरी से इसे इस्तीफा देना पड़ा था। स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में सत्य और अहिंसा का पालन करना। गांधी जी ने अंत में यह भी बात कहा कि ये सभी बात तो हम करेंगे ही करेंगे, आज्ञा जो है सभी ने अवज्ञा का अपनाएंगे ही, लेकिन इन सबों के लिए जो साध्य हैं, ये हमें साधन ये होना चाहिए, साधन। ठीक है, मतलब सत्य और अहिंसा के बल पर हम करेंगे, इसमें किसी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, जैसे कि हमने असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड में कर दिया था। हम इस प्रकार की कुछ चीजों नहीं करेंगे। अब हम आंदोलन की प्रसार को देख लेते हैं कि देश के किन किन भागों में आंदोलन का प्रसार हुआ था और वहां पर इनका नेतृत्व किसने किया था। तो तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। तंजौर में जो है सी राजगोपालाचारी ने नमक मार्च किया था, और तिरुचिरापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक की जो है यात्रा की थी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ की जो विदेशी कपड़े के जो दुकान थे इस पर धरना दिया गया था। तो अब मुख्य बातें अब यही याद रखिए कि यहाँ पर तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने। मालाबार जो केरल का क्षेत्र है, मालाबार केरल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है इस आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, के कलप्पन और कृष्ण पिल्लई नामक व्यक्ति ने यहाँ पर विद्रोह किया, जो है नेतृत्व किया था नमक मार्च का। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर नेतृत्व किसी समूह पर्सनल व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि एक समूह द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो इसके जो जिले हैं
गोदावरी, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिला, कृष्णा, गुंटूर जिले में यहाँ पर ये आंदोलन फैला था। यहाँ पर शिविरम जो सैनिक छावनी है इसकी स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से जो है आंदोलन का जो है सहयोग दिया गया था और सरकार का विरोध करने के लिए काम किया गया था। उड़ीसा में इसका नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का गोपाल बंधु चौधरी नामक व्यक्ति ने। तो यहाँ के जो प्रभावित जिले थे बालासोर, कटक, पुरी, इन सभी जिलों में जो है नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। असम में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है इसे चंद्रप्रभा सैकियानी नामक जो है व्यक्ति ने किया था और यहाँ पर एक कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। तो आप इसके लिए याद रखिएगा कि ये कब जारी किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और ये कब जारी किया गया था, तो 1930 में सविनय असम के क्षेत्र में। ठीक है, ये क्या था कनिंघम सर्कुलर? ये सर्कुलर सरकार की तरफ से जारी किया गया था कि जो भी आंदोलन में भाग लेने वाले छात्र हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, इसलिए छात्र इसमें भाग न लें। ठीक है, तो इस प्रकार के सर्कुलर जो है यहीं पर जारी किया गया था, तो आप ये याद रखिएगा। बंगाल में यहाँ का आंदोलन का नेतृत्व सूरसेन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक गिरफ्तारियां देखी गई थी, बहुत सारी हिंसाएं भी हुई थी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो सूरसेन के नेतृत्व में जो है चटगांव के जो विद्रोही समूह थे इन्होंने यहाँ की स्थित शस्त्रागार यानी कि जो सरकार के जो आर्मरी थे इसको लूट लिया गया था। बिहार में यहाँ पर अंबिका कांत सिन्हा जो थे इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। बिहार में प्रभावित जिले चंपारण और सारण थे। बाद में पटना में भी इस आंदोलन का प्रसार हुआ था। तो बिहार के और भी थे। पटना में नखास तालाब नामक एक स्थल था जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से जो है नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि तालाब में नमक तो बनाया नहीं जा सकता, बस प्रतीक के रूप में नमक उसे बना करके सरकार के कानून तोड़ना था। छोटा नागपुर जो वर्तमान झारखंड का इलाका है उस समय बिहार में ही था। तो यहाँ पर जो है बोंगरा माझी और सोमरा माझी नामक दो व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। हजारीबाग के क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से इस आंदोलन का गठन किया और लाल शर्ट जो है रेड शर्ट के नाम से, लाल कुर्ती भी कहा जाता है इसे। तो ये आंदोलन, ये लोग जो है लाल शर्ट पहन करके इस आंदोलन के जो संगठन है खुदाई खिदमतगार के जो सदस्य हैं ये लोग लाल शर्ट पहन करके आंदोलन का नेतृत्व किया था और आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ पर एक घटनाएं हुई थी। गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे और इनको इस आंदोलन को दबाने के लिए भेजा गया था पेशावर, जिसका नेतृत्व ये खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। तो गढ़वाल जो राइफल्स के सैनिक हैं इसने इस भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल राइफल्स राजपूतों की रेजिमेंट थी और इन लोगों ने, इन मुसलमान जो थे ये यहाँ के पूरे मुस्लिम थे पेशावर में, और इन लोगों ने इस आंदोलन को जब नेतृत्व कर रहा था तो गोली चलाने का आदेश दिया था सरकार ने। लेकिन ये भीड़ जो है, ये सैनिक जो है ये गोली चलाने से इनकार कर दिया। फिर बाद में इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इनके जो वो थे उसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इनके जो कैप्टन थे गढ़वाल राइफल्स के, इसे चंद्रभान सिंह नाम है इसका, तो याद रखिएगा चंद्रभान सिंह नाम है इनका, और ये इसके कैप्टन थे, ग्रुप कैप्टन थे। तो इनको है कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। ठीक है सर, और ये सभी घटनाएं ये इसी काल की हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही है। खुदाई खिदमतगार, लाल शर्ट आंदोलन, ये गढ़वाल राइफल, तो ये आप याद रखिए। सोलापुर में आंदोलन जो है ये गांधी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर उग्र हो गई थी और यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। धरासना में आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू कर रहा था और इसके सहयोगी इमाम साहब मनीलाल गांधी, ये गांधी जी के बेटे थे। तो इन लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर आंदोलनकारी पर जो है सरकार ने बहुत सारी लाठियां बरसाई थी, इस पर बहुत अत्याचार किया गया था। तो इन अत्याचार को वहाँ पर एक पत्रकार था, विदेशी पत्रकार था, अमेरिका का रहने वाला, इसका नाम था वेब मिलर। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसने आंखों देखा हाल अपने पत्र में लिखा था और इसको जो है विदेशों में जाकर के प्रचार किया कि किस तरह अंग्रेजी सरकार जो है भारत के लोगों पर अत्याचार कर रही है। जब यहाँ के जो नेता हैं सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मनीलाल अपने नेतृत्व में बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ धरासना में यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से नेतृत्व हो रहा था, एक सत्याग्रह की भांति हो रहा था। तो सरकार ने किस प्रकार इन लोगों को लाठी से पीटा, किस प्रकार क्रूर प्रकार से उसे दमन कर दिया गया। तो इस घटना का विवरण जो है ये अमेरिकी पत्रकार जो वेब मिलर हैं इन्होंने अमेरिका में पूरे विश्व में पेपर में जाके छाप दिया था। तो इसकी तौहीन जो है पूरे विश्व में की गई थी इस घटना की, अंग्रेजों ने जो कुकृत्य किया था इस बात को लेकर के। गुजरात में आप आंदोलन का प्रसार हुआ था। यहाँ की जनता जो थी, इसके कोई मुख्य नेता नहीं था, जनताओं द्वारा किया गया था। तो यहाँ के जो प्रभावित जिले हैं
यहाँ से तो आंदोलन शुरू ही हुआ था, आपने देखा था। तो यहाँ पर खेड़ा, आनंद, बोरसाद, ये सब जिले हैं, सूरत जिले, वारदोली, भरूच, ये सब इसके जिले हैं जहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। और वैसे भी साबरमती की दांडी, और दांडी से ही, और ये तो आंदोलन शुरुआत ही हुआ था ना। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और मध्य प्रांत, यहाँ भी आंदोलन चलाई गई थी। यहाँ पर जो है वन उपज को लेकर वन कानूनों की अवहेलना की गई थी। संयुक्त प्रांत जो यूपी का इलाका है, यहाँ पर भी राजस्व नहीं अभियान चलाया गया था, यानी टैक्स नहीं देने के लिए अभियान चलाया गया था। मणिपुर और नागालैंड में आंदोलन चला गया था, इसका नेतृत्व रानी गैडनलियू ने किया था। और इसकी एक रानी गैडनलियू के बाद इसका एक बहन थी, जदो नांग। तो इन दोनों ने यहाँ पर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये आप दोनों नाम याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये इन दोनों ने नेतृत्व किया था। रानी गैडनलियू इस वर्ष 13 वर्ष की ही थी और एक आध्यात्मिक नेता थी यहाँ की। इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में जब 1946 में भारत सरकार का अंतरिम सरकार की गठन होता है, तो नेहरू कैबिनेट ने, नेहरू जी ने जाकर के जो है इसे रिहा कर दिया, और इसी ने, नेहरू जी ने ही इसे जाकर के हैं रानी की उपाधि दी थी और पहाड़ों की बेटी कह के उपाधि दिया था इस प्रकार की। तो ये सभी घटनाएं जो हैं ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय की ही है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम लोग उसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जन भागीदारी देख लेते हैं। क्षेत्रीय भागीदारी तो देख लिया कि देश के किन किन क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। अब इनकी जन भागीदारी देख लेते हैं कि समाज के किन किन वर्गों ने इसमें भाग लिया और किस किस वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया था। शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में गांधीवादी विचारधारा के समर्थन जो है असहयोग आंदोलन की तुलना में यहाँ पर कम दिखाई देने को मिला था। ये पहली क्षेत्र की तरह नहीं था, बल्कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसकी तुलना में कम था। मुस्लिम भागीदारी भी जितना असहयोग आंदोलन में देखा था, असहयोग आंदोलन के समय हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इतना भागीदारी नहीं दिखाई देता है। केवल एक इलाका था यहाँ पर जो पेशावर का इलाका था, आपने देखा था वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा देश के जितने भी हिस्से हैं उसके बहुत ही कम देखने को मिला था। व्यापारी लोग, जीडी बिरला के नेतृत्व में कलकत्ता के मारवाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया गया था। व्यापारी वर्ग और व्यापारी, इन लोगों ने भी आंदोलन को काफी समर्थन दिया था, विशेष रूप से जो गुजरात के व्यापारी समूह है इन लोगों ने। महिलाएं ने, इन लोगों ने भी समर्थन दिया था। शराब की दुकानों पर, अफीम के अड्डों पर, विदेशी जो कपड़े बेचने वाले दुकान थे इनके बाहर भी धरने दिए गए थे। किसान, इन लोगों ने भी जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया था, क्योंकि इसका अभियान का एक मुद्दा तो जोड़ ही दिया गया था। आपने देखा होगा कि कर नहीं देना, नो टैक्स अभियान, तो ये इससे हित का जोड़ा गया था, तो इसीलिए दिया गया था। शराब इसलिए जोड़ा गया था कि महिलाएं इसमें भाग ले। नमक कर को भारत के यदि वर्ग द्वारा बनाया जाएगा तो व्यापारियों को फायदा होगा, इससे भी, इसके लिए भी जोड़ा गया था। मुस्लिमों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये सभी थी जन भागीदारी समय, आप याद रखिएगा। आपने देखा था वन कानून का उन्मूलन किया गया था, और वन कानून के उन्मूलन या अवज्ञा के कारण ही आदिवासी लोग भी इस आंदोलन में जुड़ गए थे। बाद में कहा गया था कि छात्रों को भी इस आंदोलन में जुड़ना है, तो छात्र भी इस आंदोलन में जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये सभी इनकी जन भागीदारी थी, इतने लोगों ने इसमें भाग लिया था। जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर थी तो सरकार भयभीत हो गई थी, और सरकार भयभीत होने के बाद कांग्रेस से समझौता करने की जो है कोशिश की, और समझौता जो कोशिश की थी, क्योंकि इससे पहले 1930 में आपने देखा था कि जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसी ने भी भाग नहीं लिया था, बल्कि उसके जो राष्ट्रवादी और संप्रदायवादी थे दूसरे नेता उसमें भाग लिए थे। अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था सम्मेलन में, लेकिन इसमें जो है भाग नहीं लिया। तो इस तरह से पहला जो गोलमेज सम्मेलन है ये बिना किसी निष्कर्ष के ही समाप्त हो गया था। तो इस वजह से सरकार ने झुकने की कोशिश की और सरकार कांग्रेस से बातचीत करने के लिए आई, और इसी बातचीत को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इनके जरा उद्देश्य देख लीजिए, किसके किसके क्या क्या मतलब तत्व शामिल थे। जब ये जो समझौता हुआ था इनमें किन किन चीज़ों को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। दूसरा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देगी। जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया है उसके साथ नरमी से पेश आ जाएगा और फिर से उसे सरकारी सेवा में बहाल कर लिया जाएगा। राजनीतिक कैदियों पर जो हिंसक व्यवहार का आरोप नहीं है उन्हें रिहा किया जाएगा। अब देखिए कि ये राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात पहले से की जा रही है, लेकिन सरकार पहली बार इन गांधी इरविन समझौता में उनकी बातों को मानता है, मान तो लेता है, लेकिन ये 50% ही बात मानता है सरकार जो है राष्ट्रवादियों की। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ
50% इसलिए, 100% यदि मान लेता तो जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सबको रिहा किया जाता। लेकिन सरकार ने कहा कि वो केवल हिंसक व्यवहार का आरोप नहीं है, मतलब जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के आरोप में गए हुए हैं केवल उन्हीं को रिहाई किया जाएगा। भगत सिंह जैसे जो आरोपी हैं, जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी थे, तो इन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि भगत सिंह को रिहा नहीं किया जाएगा। और आप देखते हैं कि इसके बाद अगले ही तुरंत जो है 23 मार्च 1931, ये 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और अगले बाद जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी इसको फांसी दे दिया जाता है भगत सिंह को। ठीक है, तो जब गांधी इरविन समझौता करके महात्मा गांधी वापस निकल रहे थे, तो राष्ट्रवादी नेता जो थे उस समय के क्रांतिकारी लोग और खासकर जो छात्र लोग थे, इन लोगों ने गांधी को काले झंडे दिखाए थे, गांधी को बहुत बुरा भला कहा था यहाँ पर। ठीक है, और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने यह भी टिप्पणी की थी कि गांधी की लोकप्रियता का ये जो है चरम काल है, मतलब इससे पहले और इससे बाद में कभी भी इतनी लोकप्रियता गांधी को नहीं मिली थी। तो ये सब छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ये फैक्ट या ये कथन किसने कही थी और कब कही थी। ठीक, सरकार ने पुलिस की ज्यादतियों की जांच जो है करने से भी मना कर दिया, मतलब पुलिस ने आंदोलन के दौरान जो लोगों पर लाठी बरसाई थी उसकी जांच करने से भी मना कर दिया, और साथ ही भगत सिंह की मौत की सजा को भी कम करने की मांग को, गांधी की जो मांग की थी उसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये सभी अधिवेशन के ये जो हुआ था गांधी इरविन समझौता, इसके प्रावधान थे। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1931 ईस्वी में बुलाया जाता है, मार्च 1931 ईस्वी में कराची में आयोजित किया जाता है। कराची अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव थे। इस समझौते में जो है दिल्ली समझौता जिसे कहा जाता है या गांधी इरविन समझौता, इसकी पुष्टि कर दी जाती है। यानी कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो केवल दो लोगों के बीच में हुआ था, इरविन सरकार की तरफ से और राष्ट्रवादियों की तरफ से गांधी ने भाग लिया था। उस समझौते की पुष्टि की गई थी, मुहर लगा दी गई थी कि चलो तुम्हारा बात मान लिया गया, और सारी मांगे मान लेने का मतलब हुआ कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना। ठीक है, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की फिर से मांग की गई थी। मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम था इसके प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी को अधिकृत किया गया था। मतलब कांग्रेस ने अधिवेशन वो जो पिछला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सॉरी वो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें स्वीकार कर लिया था कि अगला जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेगी। तो यहाँ पर इस बात को पुष्टि कर दी जाती है, और इसके लिए गांधी को अधिकृत कर दिया जाता है कि गांधी जी हमारे ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 23 मार्च 1931 के बाद आयोजित किया जाता है, यानी कि भगत सिंह के फांसी के बाद आयोजित किया जाता है, और ये सितंबर से दिसंबर तक के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब निष्कर्ष नहीं निकला तो गांधी जी खाली हाथ वहां से वापस आए, और खाली हाथ वापस आकर के फिर से आंदोलन जो है शुरू कर दी गई थी। शुरू तो कर दी 1932 में, फिर से ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर ही जो है फिर जब बहुत दिनों तक नहीं चला और आंदोलन अपने आप में स्थगित होने लगा था, पतन की ओर जाने लगा था। अब इसके कारण को देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन, यानी कि इसके कारण क्या थे, किस कारणों से ये पतन होने लगा था। भारी दमन के कारण आंदोलन धीरे धीरे कम होने लगा था, भीड़ उसकी संख्या जो है कम होने लगी थी। जब वैसे भी आप देख रहे हैं कि जब सभी जो अब देखते हैं कि जब भगत सिंह को बचा नहीं पाए तो सभी जो उस समय के जो युवा थे वो सभी निराश हो गए। फिर आंदोलन करने से उनको क्या फायदा, उन लोग, क्योंकि उन लोगों का जो सबसे बड़ा मोटिव था वो उसको बचाना था। आंदोलन का सबसे बड़ा मोटिव जो युवा इसमें भाग लिए थे कि उनके जो सबसे बड़े हीरो थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो ये उस समय के बहुत बड़े हीरो थे। सभी राष्ट्रवादी जो छात्र थे वो उन्हीं को बचाने के लिए आंदोलन में भाग ले रहे थे। जब उन्हें बचा नहीं पाए तो फिर ये लोग आंदोलन से दूर होने लगे थे, और गांधी की जो नीति है, पॉलिसी, इनको भी आलोचना की जाने लगी थी कि तुम्हारे इस बात से आंदोलन नहीं चल पाएगा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इन छात्रों का कहना था कि जो इरविन समझौता हुआ था इसमें 50% बात मान लिया गया था। यदि तुम जिद पर अड़ जाते और कह देते कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे तो फिर सरकार क्या उखाड़ लेती, तुम्हें अपनी जिद पर आना चाहिए था। इसलिए आंदोलन में छात्र दूर होते गए और फिलहाल हो गया कि आंदोलन कम होने लगा था। जनवरी 1932 में गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। चारों तरफ से इतनी सारी आलोचनाएं की जाने लगी कि गांधी को गिरफ्तार किया जाने लगा था, कर लिया गया, और बहुत सारे अध्यादेश जो हैं जारी करके सरकार जितने सारे और नेता थे उनको भी गिरफ्तार किया जाने लगा। कांग्रेस को भी फंड जब्त कर लिए गए थे, वहां उनका जहां जहां पर मुख्यालय था उनको भी जब्त कर लिया गया था। 1932 के अंत तक आंदोलन बहुत ज्यादा कम होने लगा था, लेकिन ये कहा जाए तो 1934 ईस्वी तक जारी रहा था। गांधी ने जेल से ही जो है मई 1933 ईस्वी में
सभी ने अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया, यानी निलंबित कर दिया था, लेकिन अप्रैल 1934 ईस्वी में इसे औपचारिक रूप से जो है, अंतिम रूप से ऑफिशियली जो है इसे वापस ले लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि असहयोग, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये अप्रैल में ही चलाया गया था, 6 अप्रैल 1930 को, और ये अप्रैल में ही 1934 में एग्जैक्ट 4 साल बाद जाकर ये आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। तो ये आंदोलन के स्थगन के कारण थे। अब इनके प्रभाव को देख लीजिए कि क्या प्रभाव निकला था। इस आंदोलन का प्रभाव दूरगामी था। इसने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी थी। इस आंदोलन का जोर समानता और समावेशन पर था। इसने कठोर जाति व्यवस्था को भी चुनौती दी थी, ठीक है, सामाजिक उत्थान और एकता को भी बढ़ावा दिया था। इस आंदोलन में महिलाओं को भी अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई थी। ब्रिटिश कानूनों और नीतियों की व्यापक तौर पर अवहेलना की गई थी, जिससे ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन है, इसका नैतिक अधिकार अब कमजोर हो गया था। गांधी के अहिंसक तरीके और आंदोलन के प्रभाव ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा था। हमने बताया था आपको कि वेब मिलर जो पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार, वहां उसने अपने पत्रों के माध्यम से जो है उसने विदेशों में जाकर के उसका यहाँ पर जो क्रूर दमन किया था आंदोलन का, वो फैलाया था। तो इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो उस समय के विचारक थे, उन लोगों ने इसका ध्यान खींचा है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार होने से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था, और निर्भरता, आत्मनिर्भरता जैसी बातें, स्वदेशी को बात देने से आप देख सकते हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला था। आर्थिक सुधारों और जो है संसाधनों के न्याय संगत वितरण के लेकर के जो है इस मांग को भी जन्म दिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके लिए भारत में समाजवाद का उदय हो चुका था। 1934 में समाजवादी आंदोलन चल रही थी, और 1934 से समाजवाद का क्या मतलब होता है, यही संसाधनों का न्याय संगत वितरण, और ये आंदोलन 1934 से ही चलाया जा रहा था। ये इसी का परिणाम है, जिसके कारण भारत में समाजवाद आंदोलन जन्म दिया था भारत में, इसी कारण ऐसा हुआ था। अब इसका अगला परिणाम ही वही होगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, अब देखिए, ये मुख्य रूप से शहरी और कुछ केंद्रों तक ही सीमित था। इसने ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ही कम प्रभावित किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं गया था, ऐसी बात नहीं थी। ये स्वदेशी आंदोलन की नहीं तरह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गया ही नहीं तो, बल्कि इसे कम मात्रा में गया था। आंदोलन को लंबे समय तक गति बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, खासकर बहुत सारे दमन और आंतरिक विभाजन भी देखने को मिला था। ब्रिटिश सत्ता को कमजोर कर दिया था आंदोलन, लेकिन इसने जो है औपनिवेशिक नीतियों में तुरंत बहुत सारे बदलाव नहीं किए थे। प्रतिरोध के जो अधिक आक्रामक तरीके की वकालत करने वाले जो कट्टरपंथी लोग थे, इसके उदय ने, अब इसका उदय होने लगा था। इसकी वजह से ये आंदोलन जो है अब ये दरकिनार हो गया था, क्योंकि जब क्रांतिकारी अपने हाथों में सब सारी शक्ति ले लेगी तो फिर आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन जो है नीचे पड़ जाएगी। अब इसके महत्व क्या है, ये आपको मेंस में काम आएगा, अब इसलिए याद रखिएगा। इसके कारण आयात में गिरावट आई थी। इसमें अखिल भारतीय भागीदारी देखी गई थी। समाज के विभिन्न वर्गों ने भागीदारी देखी गई थी। अखिल भारतीय भागीदारी का मतलब हो गया कि क्षेत्रीय स्तर पर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लोगों ने भाग लिया था। समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी। वैश्विक मान्यता मिली थी, क्योंकि पत्रकारों ने, आप देखते हैं कि अमेरिका के जो साप्ताहिक पत्रिका थी, टाइम पत्रिका, उसके पहले पृष्ठ पर इसको गांधी के तस्वीर के साथ सरकार की क्रूरता और अहिंसा को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो ये सब, ये टैगलाइन जो है आपको मेंस में काम आएगा जब आंसर राइटिंग करेंगे। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी भी देखी गई थी। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती भी दिया गया था। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का भी समर्थन किया गया था, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आपने देखा था कि लाहौर अधिवेशन में ही मांग लिया गया था। और आगे आने वाली जो घटनाएं थी, इसको भी इन्होंने प्रभावित किया था, क्योंकि इन्हीं घटनाओं के प्रभाव में भारत में जो है समाजवादी आंदोलन का उदय हुआ था 1934 ईस्वी में। इसी आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पारित होता है, और इसके बहुत सारे उदारवादी आप देख रहे हैं कि प्रावधान किए जाते हैं। इसी के कारण कांग्रेस इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि 1923 में जो स्वराज पार्टी को बहुत कम सफलता मिली थी, अब 1937 के चुनाव में आप देखते हैं कि इसे भारी सफलता मिलती है, और कुल मिला के 8 प्रांतों में अपनी सरकार का गठन कर लेता है। ये 8 राज्यों में, 11 राज्यों में से 8 राज्यों में अपनी सरकार बना लेता है। तो ये इसकी जो लोकप्रियता है उसका कारण यही है। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हमने देखा था कि इसके प्रेरणा कहाँ से मिले थे। इसके, ये पिछले जो आंदोलन असफल हो गया था यहीं से मिला था, और इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया ने की थी। मैं इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके लिए पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935,
इसे मैं एक अलग सेशन लेके आऊँगा, संवैधानिक सुधारों, संवैधानिक विकास, भारत का जो है विकास संवैधानिक विकास, इस नाम से एक चैप्टर बनाऊंगा, क्लास बनाऊंगा। और उस क्लास में हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के और भारत सरकार अधिनियम 1947 ईस्वी तक जितने सारे अधिनियम हैं उनको एक क्लास में लाऊंगा, और एक कैसे डेवलपमेंट होता है भारत में संविधान का, और बाद में देखते हैं कि भारत का एक स्वतंत्र संविधान बनता है। तो ये एक संवैधानिक विकास है, ये 50% हिस्ट्री का हिस्सा है और 50% पॉलिटी का हिस्सा आ जाता है। तो इसलिए मैं इसे स्पेशल क्लास में पढ़ाऊंगा। जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास अंतिम दिन आ जाएगा तो मैं इस क्लास में इसे शामिल करूंगा, और आपके लिए चीज़ों को कनेक्ट करने में भी याद होगी कि रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में क्या प्रावधान किए गए थे, फिर 1800 पिट्स इंडिया 1784 का जो लाया गया था उसमें क्या प्रावधान किए गए। तो जैसे क्रम बार जो ऑर्डर के रूप में एक धीरे धीरे जो प्रगति होती है, इससे आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में और ज़्यादा दिनों तक याद रखने में फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर आप तो 1773 पढ़ेंगे एकदम पहले सेशन में, और 1947 का सेशन जो है एक्ट पढ़ेंगे सबसे अंतिम सेशन में, तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। लेकिन एक क्लास में याद करवा दूंगा तो आपको बहुत ही बढ़िया से याद हो जाएगा। और वैसे भी आप जिस किसी बुक में देखे होंगे ये सारे जो एक्ट हैं ये एक ही साथ होते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो कि भारत का संवैधानिक विकास जो है किस प्रकार हुआ था। ठीक है, तो हम लोग 1935 ईस्वी के अधिनियम को बाद में पढ़ेंगे, और फिलहाल देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद 1937 का चुनाव आयोजित किया गया था। ये जब 1935 का एक्ट पारित हुआ था तो 1935 के एक्ट में ही इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि जल्द ही जो है प्रांतीय विधानसभा का चुनाव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चुनाव में भाग लेने के बाद फिर से जो है कांग्रेस के बीच में मतभेद उभर के सामने आ गया था। 1935 की अधिनियम सरकार जो जनता की मांगे थी उनको खुश करने में नाकामयाब रही। ऐसा इसलिए हुआ था कि कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि 1929 से ही बार बार जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, और उससे पहले आपने देखा था कि कम से कम डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की थी, स्वशासन की मांग की थी। 1935 के अधिनियम में न तो स्वशासन देने की बात की गई और न ही डोमिनियन स्टेटस, अब पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। इसलिए इस अधिनियम को जब पारित किया गया था तो पूरे जो समाज के जितने भी आंदोलन राष्ट्रवादी थे इन सभी ने सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, तो खारिज तो कर दिया, लेकिन जल्द आगे भविष्य में क्या हो, आगे क्या योजना बनानी है, इसको लेकर जो है रणनीति के मुद्दे पर, भविष्य की जो रणनीति थी इसके मुद्दे पर बहस होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि 1931 के सरकार तो अपना काम करेगी, 1935 में एक्ट पारित कर दिया, और पारित करके 1937 में उसके तहत चुनाव होना था तो इसकी घोषणा कर दी। अब कांग्रेस के भीतर जो है फिर से दो बातों में मतभेद होने लगी थी कि कांग्रेस अब चुनाव में भाग लिया जाए या न लिया जाए। कांग्रेस का एक धारा कह रहा था कि चुनाव में भाग लिया जाए, और भाग लेकर इस बार पहले की तरह जो जैसे कि स्वराजवादियों ने किया था, कांग्रेस के भीतर घुस करके संविधान संसद के भीतर घुस करके संसद का उल्लंघन नहीं करना है। इस बार अपने लिए जाना है और एक क्या करना है, उसके लिए एक अनुभव हासिल करना है, क्योंकि अब आगे जब सरकार की आज़ादी मिलेगी तो हमें इस प्रकार के जो संवैधानिक तरीके हैं इसको सीखने का मौका मिलेगा। तो हम इस बार असहयोग करने के लिए नहीं जा रहे हैं संसद के भीतर, इस बार सहयोग करेंगे और अपनी अनुभव सीखेंगे। तभी जब ये अंग्रेज जाएगा तो फिर हमारे देश में अपने खुद के शासन में स्वशासन जब करेंगे तो हमें काम आएगा। तो एक धारा ये चाहता था, दूसरा धारा चाहता था कि नहीं, 1935 का जो एक्ट आया था और जिस एक्ट के अधीन ये चुनाव होने वाला है, इस एक्ट को ही हम लोग बर्खास्त कर चुके हैं। हम लोगों ने सर्वसम्मति से पूरे देश की जो राष्ट्रवादी थे सभी ने 1935 के एक्ट का विरोध कर दिया। तो जब एक्ट का विरोध कर दिया तो उसके प्रावधानों के आधार पर तुम चुनाव में क्यों भाग लोगे। ठीक, यदि हम इस चुनाव में भाग लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने 1935 के जो अधिनियम थे उसको एक्सेप्ट कर लिया और सरकार यही मानेगी। ठीक है, तो इसलिए हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यही अधिवेशन हुआ। और इसके बाद देखते हैं कि 1936 के लखनऊ अधिवेशन बुलाया जाता है इसी चर्चा के जो है मतभेद को बात दूर करने के लिए, और 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन बुलाया जाता है इसमें निष्कर्ष ये निकला कि कांग्रेस जो है चुनाव में भाग लेगी। इन दो चुनावों के जो है अधिवेशन के माध्यम से ये मतभेद हल हो गया, और हल होने के बाद पता चला कि वो कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी। ठीक है, फिर देखिए अब जो है चुनाव की ओर बढ़ने लगा धीरे धीरे घटनाक्रम, और चुनाव आयोजित किया गया। 1936-37 में प्रांतीय जो चुनाव है वो आयोजित भी किए गए थे। इस समय कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, ये सभी प्रांत थे उस समय। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में,
इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और 1937 के चुनाव में लड़ने का फैसला बना लिया था। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब ये चुनाव की ओर बढ़ चुके हैं, तो 11 प्रांतों में चुनाव होना है। अब चुनाव हो गया, तो अब उसका रिजल्ट देखिए कि क्या होता है। कुल 11 प्रांतों में 1161 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। उस 1161 सीटों में से 716 सीटें थी प्रांतों के जो विधानसभा सीटें थी। उस 716 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसमें से बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, इन इलाकों को छोड़ करके हैं सभी प्रांतों में इन लोगों ने बहुमत हासिल किया था। इन प्रांतों में भी आप देख रहे हैं कि इसने बहुत बड़ी पार्टी के रूप में आई थी। बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार, बाद में एनडब्ल्यूएफपी और असम में भी मंत्रिमंडल का गठन होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखते हैं कि बड़ी पार्टी के रूप में ये आई थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। और बड़ी पार्टी थी तो क्या करेगा, गठबंधन बना करके सरकार बना लेगा। तो कुल मिला के आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा, कांग्रेस ने 1937 के चुनाव के बाद कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 8 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर उसने बहुमत की सरकार बनाई थी, यानी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी। ये 6 राज्य थे। यहाँ पर ये जो 2 राज्य हैं, एनडब्ल्यूएफपी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम वाला इलाका, यहाँ पर उसने गठबंधन के रूप में सरकार बनाई थी। लेकिन कांग्रेस को इस समय उच्च सदन के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि उसके भीतर खामी थी, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ था कि मताधिकार जो है केवल इस समय उच्च वर्ग तक सीमित था, ठीक है। समाज में महिलाओं को इस समय तक मताधिकार दिया या नहीं था, बहुत सीमित था। शिक्षा और इनकम टैक्स आधार पर मताधिकार को बहुत ही बंद कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। अभी वर्तमान की तरह जो है यूनिवर्सल मताधिकार नहीं था कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग मताधिकार देने के योग्य हो जाएंगे, ऐसा इस समय नहीं था। उस समय सीमित टैक्स, जो टैक्स पे करता है 500 रुपये तक प्रति महीने जो सालाना इनकम है, जो टैक्स पे करता है वही इसमें भाग ले सकता है, जो शिक्षित है वही इसमें भाग ले सकता था। इसलिए उसे उच्च सदन में भाग नहीं ले पाया, ठीक है। जो निर्वाचित, जो आरक्षित क्षेत्र था, यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, सिवाय लेबर पार्टी के। तो आरक्षित सीट था उनके लिए, ठीक है, तो इसलिए उसमें प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कांग्रेस 1937 का चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1939 में उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। अब हम लोग जानते हैं कि 28 महीनों में ही ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस्तीफा देना पड़ा उन लोगों को। तो इन कारणों को जान लेते हैं कि किस कारण से अगले 28 महीनों बाद, यानी कि पूरा 2 साल बाद जाके जो सरकार जो है इस्तीफा दे देती है, 2.5 सालों बाद ही सरकार इस्तीफा दे देती है। तो ऐसा क्या हो गया था, सांप्रदायिक दलों का दुष्प्रचार। उस समय कांग्रेस के जो और सांप्रदायिक दल थे, जैसे मुस्लिम दल थे और जो दल थे मुस्लिम लीग वगैरह, उन लोगों ने ये कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 11 राज्यों में से जो 8 राज्यों पर उसका शासन है, तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उन पर यह भेदभाव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। दूसरा, कांग्रेस के जो अवसरवादी थे, सभी तो राष्ट्रवादी थे नहीं, कुछ अवसरवादी भी थे, पद पर जाते ही अपने पदों का उपयोग करना शुरू कर दिया था अपने हितों के लिए। तो जब भी गांधी को ऐसा मौका मिलता था तो उनकी खूब बेइज्जती करता था। अपने उसका जो पत्र था हरिजन, इसमें खुद उसका अपमान करता था। जैसे ही उसको पता चलता कि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो उनका उसके बारे में खूब लिखते थे, ये खूब लिखते थे गांधी जी, ठीक है। तो पहला कारण तो ये था, सांप्रदायिक दलों द्वारा दुष्प्रचार किया जाता था। दूसरा कारण था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से संबंधित मुद्दे। इसी समय जो है त्रिपुरी एक संकट आ गई थी, त्रिपुरी संकट जिसे कहा जाता है। 1939 ईस्वी में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था 1938 में, और उसमें अध्यक्ष जो बनाया गया था उस समय सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो हुआ था, किसी बात को, मुद्दे को लेकर के, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित किया गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है, समस्त जो उस समय के राष्ट्रवादी थे, वो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वो 1938 में भी अध्यक्ष ही थे। बात आती है त्रिपुरी अधिवेशन की, जो मध्य प्रदेश में स्थित है त्रिपुरी। तो यहाँ पर इस अधिवेशन की तो सभी राष्ट्रवादियों ने इसे बोस को बनाया, और दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया, ये गांधी की ओर से चुनाव में भाग लिए थे। ये चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लड़ा जा रहा है, आप इसे याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि इसने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, और कांग्रेस का चुनाव अध्यक्ष का पद फिर से जीत जाता है।
लेकिन ये जो जीत जाता है तो कांग्रेस का जो है गांधी जी, इसका ईगो हर्ट हो जाता है। इन्हें लगता है कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, बल्कि लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने हमें हरा दिया। हरा देने के बाद जो है गांधी जी से इसे अपमान मान लेता है, और अंत में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है। तो ये समस्याएं थी इस समय। इस्तीफा देने के कारण क्या हुआ, इसके बाद जो है, सॉरी, अध्यक्ष पद के मुद्दे थे तो इन लोगों से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि वायसराय को, अब तीसरा सबसे बड़ा कारण है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेना। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेना। आप देखते हैं कि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और ये 1945 तक लड़ा जाता है। तो कुल मिला के ये 3 कारण थे जिसके कारण ये कांग्रेस जो मंत्रिमंडल गठित की गई थी 1937 में, वो 1939 में जाके इस्तीफा दे देती है। तो ये इन 3 कारणों की वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाना, इसका क्या मतलब हुआ देखिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध शामिल हुआ था तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो, इसने भारतीयों को बिना पूछे भारत को युद्ध में घसीट लिया था। ये वैसे ही किया गया था जब आपने देखा था कि 1919 में, 1914 ईस्वी में जब उसने प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा किया था, तो यहाँ पर भी उन लोगों ने ऐसा ही किया था। कांग्रेस ने क्या किया फिर, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने नवंबर 1939 में इस आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि वायसराय ने कांग्रेस के परामर्श किए बिना भारत को इस युद्ध में, जो साम्राज्यवाद के लिए लड़ा जा रहा था, इस युद्ध में घसीट लिया गया। इससे नाराज होकर पूरे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इस मंत्रिमंडल के परिणाम क्या निकले, इस्तीफे के परिणाम क्या निकले, जब सरकार भंग कर दी गई कांग्रेस की तो इसके क्या परिणाम निकले देखिए। जब ये मंत्रिमंडल भंग हो गई तो मुस्लिम लीग जो है, जो जिन्ना के नेतृत्व में था, अभी इस खुश होकर मुक्ति दिवस मनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, किसने मनाया गया था और किस लिए मनाया गया था। तो जब सरकार ने अपने पदों का त्यागपत्र कर दिया था तो पद से मुक्ति के लिए इसने मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग की। खुश हो गया ये, क्योंकि वो 8 राज्यों पर शासन कर रही थी कांग्रेस, अब ये पद मुक्त हो गया तो इसलिए इसने मुक्ति दिवस मिला गया था। इनको लगा जिन्ना को कि अब हम उसके कांग्रेस के राज से मुक्त हो गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसने मुक्ति दिवस मनाया था। ये मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के परिणाम के उसके बाद की घटनाएं हैं, ठीक है। त्रिपुरी संकट जो 1939 में आया था, इस संकट के बाद आपने देखा था कि अध्यक्ष पद के लिए बोस का चुनाव तो हो गया था, लेकिन इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके नाराज होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया 1939 ईस्वी में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और किस लिए किया गया था, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है, और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये इसके बाद की घटनाएं हैं और इसी के कारण शुरू किया गया था। इस सबसे बड़ा कारण इसका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया ले जाना है। तो इस सब की जो पृष्ठभूमि यदि हम पढ़ेंगे कल के सेशन में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, तो इनके कारण यही सारे कारण हैं। अभी जो हमने ऊपर देखा था, इन्हीं कारणों से ये आंदोलन शुरू किया जाता है। तो इस आंदोलन के कोई अलग से कारण नहीं होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आज के सेशन से रिलेटेड यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेस्ट साथी का मोबाइल ऐप है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ बता दूं कि अभी राकेश सर के द्वारा जो है एमसीक्यू सेशन चलाया जा रहा है, आप सब लोग वहाँ पर जरूर भाग लें। एमसीक्यू सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार एग्जाम हॉल के भीतर जो है प्रश्नों को हल करना है। दूसरा बात, वहाँ पर बहुत सारे सेशन की विशेषता है, वहाँ पर मैपिंग सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो मैपिंग भी आप वहाँ पर भाग ले सकते हैं। मैपिंग से बहुत सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में और यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये सेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोनों सेशन के टाइम में बहुत सारी गैप रखी गई है, इसलिए आप सवेरे के सेशन करने के बाद आप उसे शाम में भी भाग ले सकते हैं। ये शाम के 8 बजे का राकेश सर का सेशन शाम के 8 PM में चलता है, और ये जो हमारा जो है यूपी पीसीएस का 100 डेज प्रोग्राम जो है आप ये सवेरे को देखते हैं कि 9 AM में चलता है। तो काफ़ी बड़ी गैप है, 12 घंटे का लगभग गैप है, ये आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।